हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग YTD। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अगले बहुकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है, जो कि है 75 छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व, ज्ञान। तो जब छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके समय उसको हम कौशल का विकास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अर्थात जो हमारे शिक्षण कौशल होते हैं, उनको जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उनको कौशल के रूप में किस संस्था ने उसे सर्वप्रथम अध्ययन किया था, अर्थात किस संस्था में उसका अध्ययन किया गया था। तो हमारे जो ऑप्शन है, फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या JNU या NCERT। तो शिक्षण प्रक्रिया के जो कौशल होते हैं सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी। तो क्लार्क महोदय ने शिक्षण कौशलों के बारे में बताया हुआ है, उन्होंने किस सन में ये बताया था। तो 1970 में उन्होंने बताया था। हमारा 78 प्रश्न कहता है कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और क्रियान्वित किए जाते हैं। ये किसका कथन है। ऑप्शन है अलाइव का, क्लार्क का, ब्राउन का, लाइबर्न का। तो शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और क्रियान्वित किए जाते हैं, क्लार्क महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है ने 1989 में शिक्षक, शिक्षार्थी जो पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए कितने शिक्षण कौशल बताए थे। तो NCERT ने 7 शिक्षण कौशलों को यहाँ पर बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाठ योजना, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं, का प्रथम बिंदु है। तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं उसके कई बिंदु होते हैं, तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु कौन सा होता है। तो प्रथम बिंदु होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो किसी भी हम पाठ योजना को बनाते समय उसको हम पिछले ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। ऑप्शन है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्धता से। तो अभी भी हमने बताया कि प्रस्तावना प्रश्न क्यों लिया जाता है। ये पाठ योजना का पहला बिंदु होता है। इसका लेने का उद्देश्य होता है कि हम पूर्व ज्ञान से बालिकाओं को जोड़ सकें। प्रश्न है अधिगम का क्या अर्थ होता है। हमारे ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्थात जब कोई बालक बालिकाएं अधिगम करते हैं उसका आशय होता है कि वो सीख रहे होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम यही होता है। फिर उसके बाद उसमें व्यवहार परिवर्तन आते हैं, ये सभी उसके भाग आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। अपव्यय और अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा के गुणात्मक सुधार में कमी, उपरोक्त सभी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये सभी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकताएं होती हैं अपव्यय और अवरोधन के लिए, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के अभाव के लिए, छात्र उपलब्धि कमजोर होना, ये उपरोक्त सभी। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता होती है इन सभी के लिए। अर्थात जब न्यूनतम अधिगम स्तर की बात करते हैं तो उसमें अपव्यय और अवरोधन भी आ जाता है, शिक्षा के गुणात्मक स्तर का अभाव आ जाता है और छात्र उपलब्धि कमजोर होना। तो देखो अधिगम स्तर का न्यून होना क्या होता है कि उसमें आवश्यकता से अधिक अपव्यय और अवरोधन होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ में खर्चा हम करते हैं, तो उसका भी कारण होता है कि अधिगम स्तर हमारा नीचे चला जाता है। और जो शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है जब उसमें डाउनफॉल आता है, अर्थात अभाव होने लगता है, तब भी हमारा जो अधिगम होता है न्यून होने लगता है। और जो छात्र छात्राओं की अब इसका जो परिणाम होगा, छात्र छात्राओं की कमजोर उपलब्धि होने लगेगी। इसलिए जो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है ये ऑप्शन द हमारा राइट
राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्त हेतु आवश्यक है, अर्थात जो हमारा अधिगम का स्तर बहुत ही न्यूनतम हो रहा है उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो लक्ष्य है उसके लिए हमारे पास क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में, परीक्षा प्रणाली में या उपरोक्त सभी में। तो न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्त हेतु हमें इन सभी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। अभी आपने ऊपर देखा कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है कि अर्थात जो हमारी अधिगम स्तर होता है उसको उसमें कमी आने लगता, ये हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। तो उसकी क्यों आवश्यकता होती है, अर्थात हमको ये जानने की क्यों आवश्यकता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्यों कम हो रहा है। तो हमारे ऑप्शन है, अधिगम बढ़ाने हेतु प्रत्येक स्तर के लिए अधिगम की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, विद्यालय सुधार हेतु। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अधिगम की मात्रा को निश्चित कर सकें, अर्थात जो हमारा अधिगम हो रहा है वो किस मात्रा में हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि या खराब हो रहा है तो उसके कारण क्या क्या है, उससे हम सुधार कैसे कर सकते हैं, ये सभी इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण सामग्री का अर्थ उसे समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ सामग्री में सहायता देती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है ईसी डेंटा का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, हमको याद होना चाहिए। नंबर 88 कहता है कि जब छात्र टॉक, जिसे हम टाल्क से और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है, अर्थात मान लो कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वो जब बात कर रहा होता है, बातों द्वारा समझा रहा होता है या फिर चौक द्वारा भी समझा रहा होता है तो बालक नहीं समझते तो बात फिर उसके उपरांत समझाने के लिए शिक्षक क्या प्रयोग करता है। हमारे ऑप्शन है शिक्षण विधि, सहायक सामग्रियाँ, श्यामपट्ट, मौखिक कार्य। तो जब बालक टॉक और चाक द्वारा नहीं समझते हैं तो शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सहायक सामग्री। अर्थात जब शिक्षक बालकों को पढ़ा रहा होता है तो बालक जब बातों या फिर चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। हमारा 89 क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है, तो हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो मानचित्र का प्रयोग जो होता है वो भूगोल के लिए अधिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उद्घोषणाओं, भाषाओं और विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है, अर्थात जो हमारी उद्घोषणाएं होती हैं, अर्थात कुछ हमने घोषणा की हैं या फिर भाषाएं मौखिक रूप में हैं या फिर कोई भी विशेष विषय वस्तु है जिनको हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में, टेप रिकॉर्डर में, रेडियो में। तो इसमें हम टेप रिकॉर्डर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 90 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया जाता है, मतलब क्या, जो कंप्यूटर के सिद्धांतों को जो पता लगाया था वो कौन थे, हमारे चार्ल्स ब्रूस थे, चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स हॉकिंस थे, चार्ल्स बैबेज थे। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जो पितामह जिसे हम कहते हैं वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर के ही सिद्धांतों का पता लगाया था। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ, तो भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ है, हमारे ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, 1951 में, 1975 में। तो भारत में कंप्यूटर का विकास आपको सीधे सीधे याद रखना है 1961 में हुआ था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया। तो ऑप्शन है ऑस्वेल ने, डेनियल डेविस ने, किविंस ने, जॉन रेट्स ने। अर्थात एक ऐसा शिक्षण प्रतिमान है कि जिसका स्थान अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसके स्थान पर कंप्यूटर को रखा जाए, तो वो बनाया था डेनियल डेविस ने बनाया हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1981, 1975, 1985 और 1877 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल करना चाहिए। तो विज्ञान किट में 110 वस्तुओं को शामिल करना चाहिए। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। ऑप्शन है पुस्तकों द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा। तो शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि उत्पन्न होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। जब भी हम अपने शिक्षण में जब पढ़ा रहे होते हैं तो जब श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसमें शिक्षार्थियों को सर्वाधिक रुचि की प्राप्त होती है, वो पढ़ने में अधिक रुचि दिखाते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है बालक का शारीरिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य जो होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा के विकास। तो ये जो सहायक शिक्षक सामग्री होता है बालक के, ये सभी विकास होते हैं। संप्रेषण के घटक होते हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। तो जो संप्रेषण के घटक होते हैं 3 होते हैं। एक तो संदेश भेजने वाला प्रेषक कहते हैं, और जो भेज रहा होता है वो जो संदेश होता है उसे संदेश कहा जाता है, और जो ये संदेश जिसके पास पहुंचेगा वो ग्राही होता है। तो ये संदेश के तीनों पक्ष होते हैं, और ये इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे जिस सेक्शन में बने, चाहे वो बहुकल्पी में बने, अचलगोत्री में बने या लघुत्तरी में बने, बनना तय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सिंपल से टॉपिक होता है। श्रव्य मीन्स होता है सुनने वाला, दृश्य मीन्स होता है देखने वाला। बात ऐसी सामग्री जो कि देखी और सुनी जा सकी। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा। रेडियो, इसको हम सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं है। टेलीविजन, इसमें सुन और देख दोनों सकते हैं, इसलिए हमारा ये श्रव्य सामग्री होगा। चलचित्र की बात करते हैं, जैसे टीवी कहते हैं, टेलीविजन, ये भी क्या होता है श्रव्य सामग्री होती है। कंप्यूटर भी यही होता है श्रव्य सामग्री। लेकिन हमारे प्रश्न में यहाँ पर नहीं है, पूछ रहा है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ रेडियो हो जाएगा। रेडियो एक श्रव्य सामग्री होती है, ना कि एक श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न कहता है कि भ्रमण प्रवृत्ति के चरण होते हैं। तो जो भ्रमण प्रवृत्ति, जो मतलब भ्रमण होता है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं हमको ये सभी बताने हैं यहाँ पर। तो जो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करना, पर्यटन स्थल का चुनाव करना, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री बनाना, उपयुक्त सभी, तो ये सभी होते हैं। जो क्या होता है, अगर हम किसी के भ्रमण करने जा रहे हैं तब यहाँ पर टूर होता है हमारा, जैसे ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर हम शैक्षिक उद्देश्यों को पहले हम चुनते हैं कि हम टूर कहाँ पर जाएंगे, उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्यों का चयन करेंगे। फिर अब आप ये सोचें कि कहाँ जाना है, किस स्थान पर जाएंगे, तो जो हम स्थल का चयन करते हैं। फिर पर्यटन स्थल है सामग्री, जो हमारे सामान होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो ये भ्रमण के सभी विधियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है। ऑप्शन हमारे व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन और निरीक्षण प्रविधि। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए खेल और गतिविधि प्रविधि होती है। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार होते हैं, अर्थात जो शिक्षण की जो विधियां होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि, वर्णन विधि, कहानी विधि। तो शिक्षण प्रक्रिया में हम ये तीनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना क्या कहलाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो शिक्षण को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर आधारित होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट कैसा कहता है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। जो हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं, पढ़ाने जो तरीके होते हैं, वो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये क्या सिद्धांत को व्यवहार में सीखने के लिए सहायता करते हैं। तो ये कथन किसका है, रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का या R.K. शर्मा का। तो ये कथन है रेमंड महोदय का। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।